गुड इवनिंग। ये डाउट सेशन है, तो जो भी पूछना है पूछ सकते हो।
ओके ठीक है, let's see. ओके ठीक है, ज्वाइन करो. क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं. The Bohr model of hydrogen atom, the electron is treated as a particle going in a circle with the center at the proton. The proton itself is assumed to be fixed in the inertial phase. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9. इसमें हमें कूलम्स लॉ की जरूरत पड़ेगी. तो ये जो एग्जैक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में केमिस्ट्री में किया होगा ऐसा डेरिवेशन. ठीक है, तो वही है. इसमें कूलम फोर्स की जरूरत पड़ेगी, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस. ठीक है, तो एक प्रोटॉन यहाँ पर है, मान लो पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है नेगेटिव चार्ज होता है. ये इसके चारों तरफ सर्कुलर मोशन में जा रहा है, तो इसका मतलब इसका एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा. ठीक है, इधर की तरफ एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा इस सर्कल में अगर जा रहा है. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके कारण होगा? तो इन दोनों में एक अट्रैक्टिव कूलम फोर्स होता है, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं?
तो फोर्स होता है k इंटू चार्जेस Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। ये फोर्स हो गया। ये फोर्स भी इधर की तरफ ही होगा इलेक्ट्रॉन पर, अट्रैक्टिव फोर्स है। ये प्रोटॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा इधर की तरफ, तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। और ये फोर्स क्या प्रोवाइड करेगा, तो नेट फोर्स अलोंग द सेंटर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, v स्क्वायर बाई आर हो जाता है। तो इसमें बाकी सब कुछ दिया हुआ है, हम लोगों को v फाइंड करना है। तो k होता है 9 इंटू 10⁻⁹, ये अभी नहीं पता होगा वैल्यू, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही जानोगे, जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे तभी जान पाओगे। Q1 और Q2, तो ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, एक प्रोटॉन का चार्ज होगा, दोनों का चार्ज बराबर ही होता है, बस एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है। तो वो चार्ज दिया गया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और उतना ही दूसरा चार्ज भी है मैग्नीट्यूड में, स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। आर क्या है, दोनों के बीच का सेपरेशन, वो दिया हुआ है 5.3, ये एक तरह से रेडियस ऑफ द सर्कल हो गया। तो 5.3 इंटू 10⁻⁻11 दिया हुआ है, और इस Me को भी नीचे ले लेते हैं यहाँ पर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और ये हो जाएगा v स्क्वायर। तो अब स्क्वायर रूट लेकर के कर सकते हैं, कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन ऐसे नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, आगे करने देते हैं। v इसको स्क्वायर रूट करके करना पड़ेगा, कैलकुलेटर से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10th, वर्टिकल सर्कुलर मोशन वैसे नहीं हुआ होगा, लेकिन एनर्जी का कॉन्सेप्ट इसमें यूज नहीं होगा, इसलिए मॉड ऑफ चार्ज मैं नहीं ले रहा हूं, मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड ले रहा हूं। ठीक है, मैं चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं ले रहा हूं, मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड ले रहा हूं। तो उसमें जो माइनस साइन आया वो चला गया anyway। ठीक है, अरे फोर्स का मैग्नीट्यूड लिया, तो कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड लोगे तो नेगेटिव आएगा क्या, ठीक है। देखो, जो करेक्ट चीज, अभी कूलम्स लॉ नहीं पढ़ा है ना, इसलिए मैं उतना डिटेल में जा नहीं सकता। जो एग्जैक्टली फॉर्मूला होता है वो इस तरह से होता है, इसको जिसके जिसके कारण फोर्स लग रहा है उसको ओरिजिन माना जाता है। तो इसको मैं ओरिजिन मानूंगा, और जो जिस पर फोर्स लग रहा है उसके तरफ एक पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी तरफ एक पोजीशन वेक्टर ले लिया। अब जो फोर्स होता है वो इस तरह से होता है, फोर्स इज k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड इनफैक्ट नहीं है, जिसका मॉड लेना पड़ेगा तो मैग्नीट्यूड होगा। और उसके बाद ये डायरेक्शन होता है, ठीक है, इसके डायरेक्शन में होगा। अब सोचो कि Q1 Q2 में से एक नेगेटिव हो गया, ठीक है, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि वैल्यू उधर है, मैं इतना बड़ा लिखना नहीं चाहता इसलिए वैल्यू नहीं पुट कर रहा हूँ, बट Q1 Q2 को मैं पुट कर देता हूँ। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर, और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो माइनस आ जाएगा इधर, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और ये आर कैप। ठीक है, तो बेसिकली इस माइनस को मैं यहाँ से हटा के यहाँ लिख सकता हूँ। तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है जो कि पॉजिटिव है, और ये उसका डायरेक्शन बता रहा है जो कि माइनस आर का मतलब इधर होगा फोर्स। तो ये जो माइनस आया ना, साइन पुट करके, चार्ज को साइन के साथ पुट करते हो, तो माइनस बस ये बताते हैं कि फोर्स अट्रैक्टिव है, फोर्स इसकी तरफ। अब वो तो मैंने ऑलरेडी ले लिया ना फोर्स इधर, तो अब माइनस साइन क्यों लगाऊंगा। ये जो माइनस है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, बस यही बताना कि फोर्स प्रोटॉन की तरफ है। ठीक है, तो मैंने फोर्स प्रोटॉन की तरफ ले लिया, अब मैं इधर क्या लिखूंगा, माइनस के थर्ड साथ थोड़ी लिखूंगा, अब तो मैग्नीट्यूड ही लिखूंगा ना, जहाँ पे फोर्स 5 न्यूटन इधर है। ऐसे ही लिखूंगा, अगर 5 होगा मान लो तो मैं लिखूंगा 5 न्यूटन इधर है, मैं -5 इधर थोड़ी लिखूंगा, फिर तो फोर्स बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने साइन डायरेक्शन ऑलरेडी ले लिया इधर, अब मैं फोर्स का बस मैग्नीट्यूड यूज करूंगा।
ठीक है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड जब मैं यूज करूंगा तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, इतना ही होगा फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये वाला पार्ट। ये माइनस जो है बस ये बताने के लिए कि फोर्स इधर, वो तो मैंने ऑलरेडी ले लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। स्टोन इज फास्टन टू वन एंड ऑफ a string। हाँ, वर्टिकल सर्कुलर मोशन वैसे अभी तक नहीं हुआ होगा, वर्क और एनर्जी के बाद होता है, लेकिन इसमें जितने की जरूरत है वो अभी हो जाएगा। ठीक है, उसमें एनर्जी की जरूरत अभी नहीं पड़ेगी, तो मैं वो कर देता हूँ। बस फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा सही से। तो a stone is fastened to one end of a string and whirled। तो मान लो कि ऐसा एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा और उसके टॉप पर हमारा स्टोन है अभी, उसको एक स्ट्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है और जो सर्कल है उसका सेंटर कहीं यहाँ पर होगा मान लो। ठीक है, तो इस पॉइंट पर मान लो v स्पीड से वो जा रहा है, जो स्टोन है वो v स्पीड से मान लो जा रहे हैं टॉप पर, यही हमें फाइंड करना है v कितना होगा। रेडियस भी कुछ दिया हुआ होगा। ठीक है, रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, और कुछ नहीं दिया है, तो g स्मॉल g गिवन रहेगा। तो इस पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन होगा, स्टोन का एक्सेलरेशन क्या होगा, इधर की तरफ v स्क्वायर बाई r हो जाएगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक होगा इधर की तरफ। ठीक है, और इस स्ट्रिंग में एक टेंशन भी होगा इधर की तरफ, स्ट्रिंग में टेंशन भी हो सकता है इधर की तरफ। तो एक फ्री बॉडी डायग्राम अगर इसका हम बना ले स्टोन का इस पॉइंट पर, तो एक तो टेंशन लगेगा स्ट्रिंग से, दूसरा अगर टॉप पर है तो ग्रेविटी भी नीचे लग रही होगी ना इस तरह से। मान लो उसका मास m है तो ग्रेविटी भी लग रही होगी, और उस पर एक एक्सेलरेशन भी उसका है नीचे की तरफ इधर p स्क्वायर बाय r। तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक फोर्स हो गया टेंशन, एक फोर्स हो गया ग्रेविटी, और एक एक्सेलरेशन है वर्टिकल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ पर वर्टिकल होगा p स्क्वायर बाय r। तो अब मैं इक्वेशन बना लेता हूँ, तो T प्लस mg नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब मुझे v की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो इसकी भी मिनिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी। करेक्ट, v की मिनिमम वैल्यू के लिए मुझे इसकी भी मिनिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो mg तो कांस्टेंट होता है, t वेरिएबल हो सकता है, चलो तो t की मिनिमम वैल्यू वहां पर हम क्या रख दें, स्ट्रिंग में टेंशन की मिनिमम वैल्यू क्या रख देंगे। स्ट्रिंग में टेंशन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0। इस स्ट्रिंग में मिनिमम टेंशन कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। ठीक है, तो टी मिनिमम हो गया 0। ठीक है, स्ट्रिंग में नेगेटिव टेंशन नहीं हो सकता। नेगेटिव टेंशन का मतलब होता है कि स्ट्रिंग पुश करेगा, वो तो कर नहीं सकता, बट 0 तक टेंशन ले सकते हैं, 0 से थोड़ा बड़ा भी टेंशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो वही कर लेते हैं। अब इससे हमें मिनिमम स्पीड मिल जाएगी, √g(r). ठीक है, 11th, a ceiling fan has a diameter of
120 centimeter and RPM. Consider particle of mass 1 gram sticking at the outer end of the blade. How much force does it experience? Force on the particle. How much force does the particle experience on the blade? And how much is the force? Eleventh question. सीलिंग फैन का डायामीटर कुछ है, मान लो ये सेंटर है, हेड का सेंटर, और इसका एक जो ब्लेड है वो यहाँ तक जाता हो, ब्लेड का एज बिल्कुल यहाँ पर है और ये सर्कुलर मोशन में जाता होगा इसके अराउंड, इस तरह से कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा। इस पार्टिकल का मास है 1 ग्राम और जो ये है फैन है वो 1500 आरपीएम से चल रही है। तो पहले तो इसका ओमेगा फाइंड करना पड़ेगा और डायमीटर है 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 120 सेंटीमीटर, रेडियस हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, यानी 0.6 मीटर रेडियस हो जाएगा सर्कुलर मोशन का। और क्या है, ठीक है, तो हमें आरपीएम दिया हुआ 1500, तो ओमेगा फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 60 सेकेंड्स में कितना है, 150 रिवॉल्यूशंस। आरपीएम इज दिस मच रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो एक मिनट में 1500 रिवॉल्यूशन। ठीक है, 1500 रिवॉल्यूशन का मतलब रेडियन में कितना होगा, तो एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन घूमता है, तो 3000 पाई रेडियन। ठीक है, तो एक सेकंड में कितना जा रहा है, 60 से डिवाइड कर लेंगे तो 50 पाई रेडियन, तो ओमेगा हो गया इसका 50 पाई रेडियन पर सेकंड। ओमेगा मिल गया। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है ये, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो नहीं होगा, 1500 आरपीएम कांस्टेंट है इसका, तो एसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कुछ होगा, कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर आर। तो ओमेगा स्क्वायर मतलब 50 पाई का स्क्वायर इनटू रेडियस 0.6, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब इस पर नेट फोर्स क्या होगा, तो नेट फोर्स कहाँ गया, अच्छा कितना एक्सपीरियंस करता है नेट फोर्स, तो नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है बस। ठीक है, नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन यही है उसका, और तो कहीं एक्सेलरेट हो नहीं रहा है, वर्टिकल प्लेन में तो एक्सेलरेट नहीं हुआ ना, ऊपर या नीचे तो नहीं जाएगा, फैन के ब्लेड के साथ सर्कुलर मोशन में जाएगा बस। तो मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन लिखना चाहिए, यही एक्सेलरेशन है बस। तो मास हो जाएगा 0.001 kg इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर इंटू 0.6। अब ये कितना आता है, तो 2.5 इंटू 0.6, 2.5 इंटू 0.6 इज 1.5, 1.5 इंटू पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर कितना होगा, ठीक है 10 से आई थिंक थोड़ा कम होता है, तो लगभग आ जाएगा। ठीक है, 1.5 पाई स्क्वायर ये आ जाएगा न्यूटन में, 10 के आसपास होता है तो लगभग 15 आएगा, आंसर शायद उतना ही है, 14 पॉइंट समथिंग तो आ जाएगा। और अब पूछा गया है कि ब्लेड पर ये जो पार्टिकल है वो ब्लेड के अलोंग कितना फोर्स लगाएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना होगा, एक वर्टिकल फोर्स भी होगा, ध्यान देना,
ग्रेविटी, इसका जो वेट है वो बैलेंस हो रहा होगा, तो ब्लेड पर एक वर्टिकल फोर्स भी आ रहा होगा, लेकिन उसको हमें कंसिडर नहीं करना है। ब्लेड पर इसके कारण जो हॉरिजॉन्टल फोर्स आ रहा होगा वही कंसिडर करना है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या आएगा, यही इसका रिएक्शन फोर्स, ठीक है, इसका रिएक्शन फोर्स आ जाएगा। वर्टिकल फोर्स अगर मैं लिखता हूं तो आ जाएगा N इज इक्वल टू mg, और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस अगर मैं लिखता हूं तो मैं लिखूंगा जो फोर्स ये लगा है वही रहेगा, F इज इक्वल टू MAC विच इज इक्वल टू, ये सेम रहेगा। ठीक है, तो नेट फोर्स जो हमने फाइंड किया उसमें ये दोनों तो बैलेंस हो गया, हमने ये फाइंड किया, ये बच गया था। अगर ब्लेड पर टोटल फोर्स पूछा जाए तो ये भी ब्लेड पर लग रहा होगा, ये भी ब्लेड पर लग रहा होगा, क्योंकि ब्लेड ही ये भी लगा रहा है और ब्लेड ही ये भी लगा रहा है, ठीक है। ये फ्रिक्शन की तरह लगा रहा है और ये नॉर्मल फोर्स की तरह लगा रहा है। ट्वेल्थ क्वेश्चन है, mosquito is sitting on an LP record disc rotating at a turntable of, ठीक है, इसमें भी रिवॉल्यूशन पर मिनट में दिया है, तो ओमेगा कितना फाइंड करेंगे हम, 33 इन 1/3, मतलब 100/3 है बेसिकली, 100/3 into 2 pi divided by 60 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। 100/3 है तो 200 पाई बाय 180 हो गया, मतलब 20 पाई बाय 18 हो गया, 10 पाई बाय 9 हो गया। ठीक है, तो 10 पाई बाय 9 रेडियन पर सेकेंड, ये हो गया हमारा ओमेगा। उसका रेडियस क्या आ रहा है, तो सेंटर से डिस्टेंस है मॉस्किटो का 10 सेंटीमीटर, तो मॉस्किटो अगर सर्कुलर मोशन में जाएगा तो सेंटर के अराउंड 10 सेंटीमीटर के रेडियस में चला जाएगा, तो रेडियस है 10 सेंटीमीटर। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है, g 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। तो ये मान लो रिकॉर्ड होगा, इसके ऊपर यहाँ मॉस्किटो होगा, ये r डिस्टेंस है, इस मॉस्किटो पर क्या फोर्स होगा, मॉस्किटो पर क्या फोर्स होगा, ठीक है। तो एक तो ये इस तरह से सर्कुलर मोशन में जा रहा है r रेडियस की, तो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा, लेकिन उधर फोर्स क्या होगा, ठीक है, फोर्स कौन सा होगा उधर, तो उधर फ्रिक्शन का ही फोर्स हो सकता है। हॉरिजॉन्टल में जो रिकॉर्ड है, वर्टिकल एक फोर्स तो नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, और वर्टिकल एक फोर्स नीचे ग्रेविटी का होगा, ठीक है। प्लेन में क्या लगाएगा, अपने सरफेस के लॉन्ग रिकॉर्ड क्या कॉन्टैक्ट फोर्स लगा सकता है, फ्रिक्शन ही लगा सकता है, तो फ्रिक्शन ही होगा उधर। और वो स्लिप नहीं कर रहा है, मॉस्किटो जो है उसके ऊपर स्लिप नहीं कर रहा है,
इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। तो ये तो प्लेन में हो गया। वर्टिकल डायरेक्शन में दो फोर्सेस होंगे, अंदर की तरफ में मान लेता हूँ वर्टिकली डाउन तो उधर mg होगा, और बाहर की तरफ में मान लेता हूँ वर्टिकली अप तो उधर नॉर्मल फोर्स होगा। तो एक इक्वेशन तो ये हो गया, नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू mg। दूसरा इक्वेशन हो जाएगा Fs स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, सेंटर की तरफ जो फोर्स है विल बी इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 1। Fs विल बाय n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC बाय mg, AC बाय g, m तो कैंसिल हो गया। n लेकिन mg है। ठीक है, ओ नहीं तो पुट कर चुके ना। ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहां से आ गया कितना, मैं इनइक्वालिटी बनाऊं कि डायरेक्टली सॉल्व कर लूं, चलेगा ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन मान लेते कि जस्ट स्लिप करने वाला है, तो इसको मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन मान लूंगा। या इनइक्वालिटी बनाना चाहो तो भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। AC कितना आया हुआ है, पाई स्क्वायर बाय 81 डिवाइडेड बाय g 10। और क्या दिया हुआ है इसमें, हाँ एक मिस्टेक हो गया, यहाँ स्क्वायर नहीं था ना। अभी मैं कहूँ कि पहले ही कैसा ऐसा आ गया, तो एक ही 0 कटेगा तो 10 बचा हुआ रहेगा उसमें। ये आ जाएगा 10 पाई स्क्वायर बाय 81। ठीक है, तभी यहाँ 10 कटेगा। ये ओमेगा स्क्वायर r है, मैंने r स्क्वायर कर दिया था तो मिस्टेक हो गया था वहां पर। तो ये हो गया, तो इसमें 10 कटेगा। ठीक है, अब सही है। अब f लिमिटिंग बाय n क्या हो जाता है, वही म्यू होता है। f लिमिटिंग को म्यू इंटू n लिखते हैं, तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 81। ठीक है, या इनइक्वालिटी अगर मैं बनाना चाहूँ तो यहाँ से देखो ऐसे इनइक्वालिटी बना सकते हैं। एक तो मैंने fs को f लिमिटिंग डाल के सॉल्व कर दिया। इनइक्वालिटी हम इस तरह से बनाएंगे, fs बाय n विल बी लेस देन और इक्वल टू f लिमिटिंग बाय n, ये तो कंफर्म है ना। fs विल बी लेस देन और इक्वल टू f लिमिटिंग, ये तो कंफर्म है, ये ऐसा ही होगा, f लिमिटिंग से बड़ा तो नहीं होगा। अब fs बाय n की जगह मैं पुट कर देता हूँ ac बाय g, विल बी लेस देन और इक्वल टू f लिमिटिंग बाय n। ठीक है, और f लिमिटिंग बाय n क्या होता है, म्यू होता है। तो इसका मतलब AC बाई जी जो कि हो गया पाई स्क्वायर बाई 81 वैल्यूज पुट करके विल बी लेस देन और इक्वल टू म्यू। तो म्यू विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस, यही पूछा गया है। उसमें लिखा गया है कि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन दिस, ऐसा लिखा गया है। ठीक है, तो ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15।
Suppose the bob of the previous problem has a speed of 1.4 meter per second when the string makes an angle of 0.2 radian with the vertical. Find the tension at this instant. क्वेश्चन नंबर 15, एक सिंपल पेंडुलम का बॉब है जो कि किसी छोटे से एंगल पर, वर्टिकल से छोटे से एंगल पर है इस तरह से, और यहाँ पर उसकी स्पीड किसी भी डायरेक्शन में, मैं मान लेता हूँ इधर ही जा रहा होगा, तो 1.4 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है। एंगल थीटा दिया हुआ है 0.2 रेडियन। लेंथ 1 मीटर है, 100 ग्राम मास है, ठीक है, तो 0.1 kg हो जाएगा मास, ठीक है, और किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो एक mg इधर फोर्स होगा और एक टेंशन इधर फोर्स होगा, ठीक है, और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर अज्यूम कर सकते हैं। तो इस एक्सिस के लॉन्ग अगर मैं फोर्सेस लिखता हूँ सारे, ठीक है, ये सर्कल में जाएगा वो, तो इधर फोर्स एक टेंशन का हो जाएगा, mg का इधर कंपोनेंट लेना पड़ेगा, तो mg का इधर कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, ठीक है, और एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी लेना पड़ेगा ac विच इज इक्वल टू v दिया हुआ है, तो v स्क्वायर बाय r, ठीक है। इस लाइन के लॉन्ग और कुछ नहीं है। दूसरा इक्वेशन इधर होगा, तो इधर के कंपोनेंट्स हम ले सकते हैं, इधर mg sin थीटा हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, इधर एक एक्सेलरेशन हो जाएगा, फिर इधर 80, बट हमें 80 के बारे में कुछ करना नहीं, हमें क्या है, टेंशन फाइंड करना है, तो बस सेंट्रीपिटल वाला ये वाला इक्वेशन लिखूंगा। तो अलोंग सेंट्रीपिटल क्या इक्वेशन होगा, t, ठीक है, सेंटर की तरफ पॉजिटिव दे रहा हूँ, t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू m इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू v स्क्वायर बाय r। तो टेंशन आ जाएगा mg cos थीटा प्लस m v स्क्वायर बाय r। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो mg अब g तो पता नहीं 9.8 ही लिया होगा इन्होंने, तो मास है 0.1, 9.8, और cos थीटा की जगह बोल रहे हैं क्या यूज करने के लिए, 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2, क्योंकि बहुत छोटा एंगल है, तो 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2, थीटा स्क्वायर मतलब 0.04 बाय 2, तो 0.02 प्लस मास 0.1, v स्क्वायर 1.4 है तो उसका स्क्वायर 1.96 होगा, डिवाइडेड बाय r कितना है, 1 मीटर। तो ये कितना आएगा, 0.098 हो जाएगा, 0.98 हो जाएगा, 0.98 और 0.98, तो उसका स्क्वायर ही हो गया 0.98, 0.98। तो कितना हो जाएगा, 9604 ऐसा आएगा, और प्लस यहाँ आ जाएगा 0.196, टोटल अजीब सा ही वैल्यू है, 4 6 5
ये आ रहा है, देखते हैं। 1.16 न्यूटन दिया है, ठीक है, ऑलमोस्ट चलेगा। ठीक, अब क्या 16 है। Suppose the amplitude of a simple pendulum having a bob of mass m is theta naught. Find the tension in the string when the bob is at its extreme position. Extreme position पर motion नहीं होगा, मतलब velocity नहीं होगी, acceleration होगा, velocity नहीं होगी। मान लेते हैं ये पेंडुलम बॉब है, ये थीटा नॉट है, यहाँ एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम मतलब मोशन नहीं हो रहा है, वेलोसिटी नहीं है, मतलब वेलोसिटी 0 है, और यहाँ पर टेंशन फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, यहाँ टेंशन होगा और यहाँ ग्रेविटी होगी और कोई फोर्स नहीं होगा, और क्योंकि मोशन नहीं हो रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 होगा। AC क्या होता है, v²/r होता है, v 0 है तो v²/r भी 0 होगा। तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम में एक टेंशन दिखेगा, इस तरह का मोशन अगर होता है मान लो सर्कल में, तो सेंट्रीपिटल में एक टेंशन होगा और mg का एक कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा नॉट, इधर mg sin थीटा नॉट होगा, और इधर एक एक्सेलरेशन हो सकता है उसका टेंजेंशियल होगा इधर की तरफ, AT इधर ही की तरफ, लेकिन AC 0 रहेगा। AC v²/r होता है, वो 0 रहेगा क्योंकि v 0। तो इधर की तरफ अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो T माइनस mg cos थीटा नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, m मास इनटू एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये तो 0 है, तो T आ जाएगा mg cos थीटा नॉट। हाँ, सेव करूंगा। सिक्सटीन के बाद 18 है। A turn of radius 20 meter is banked for the vehicles going at a speed of 36 km/h. तो एक रोड है जो कि बैंक किया हुआ है इस स्पीड के लिए, तो इसको ऑप्टिमम स्पीड कहते हैं। ठीक है, ये ऑप्टिमम स्पीड होता है। अगर फ्रिक्शन नहीं भी होगी तो भी स्पीड पर हम चला सकते हैं, फ्रिक्शन नहीं होगी, परफेक्टली स्मूथ रोड होगा, फिर भी हम इस वेलोसिटी पर चला सकते हैं कार को। ठीक है, बैंक रोड अगर है तो ऑप्टिमम स्पीड के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंगल ऑफ बैंकिंग अगर फाइंड करना है तो v नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। तो यहाँ से टैन थीटा हमें मिल सकता है, और 20 है, जी कितना ले,
चलो 10 ही ले लेता हूँ, tan थीटा। तो 100 इज इक्वल टू 200 tan थीटा इज हाफ आ गया। ठीक है, तो एंगल ऑफ बैंकिंग मिल गया। अब उसके बाद अगर फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले से कर सकते हो बहुत आसानी से, नहीं याद है तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो मान लो ये बैंक रोड है और कार इस तरह से चल रही, पीछे से दिख रही है इस तरह से। इस पर फोर्सेस होंगे, एक नॉर्मल फोर्स होगा, ग्रेविटी का फोर्स, तो उसके दो कंपोनेंट्स में लिख देता हूँ। या चलो ग्रेविटी के कंपोनेंट्स नहीं लिखना चाहिए इसमें, क्योंकि फिर एक्सेलरेशन का कंपोनेंट आ जाएगा। तो ग्रेविटी का छोड़ देता हूँ, mg लिखता हूँ सीधा। और फ्रिक्शन इधर की तरफ होगा अगर बाहर स्किड होने वाला है। बाहर स्किड कब होने वाला होगा? जब मैक्सिमम स्पीड फाइंड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मैक्सिमम स्पीड फाइंड करने के मैक्सिमम स्पीड मतलब ज्यादा स्पीड है तो किधर स्लिप होगा? बाहर की तरफ जाने की टेंडेंसी बनेगी इसकी। ठीक है, इसी इक्वेशन से देख सकते हो, अगर v ज्यादा कर दिया हमने तो r बढ़ने की टेंडेंसी होगी। तो r बढ़ने की टेंडेंसी होगी तो बाहर स्किड होगा, बाहर स्किड होगा तो फ्रिक्शन अंदर की तरफ होगा, और स्किड नहीं हो रहा है इसलिए मैं स्टैटिक फ्रिक्शन ले लूंगा। ठीक है, तो दो कॉन्टैक्ट फोर्सेज हो गए, ग्रेविटी हो गया और कोई फोर्स नहीं है। अब इसका एक एक्सेलरेशन होगा सेंटर ऑफ द रोड की तरफ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोड का जो सेंटर होगा उधर, ये रोड के सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब इसमें n और f के कंपोनेंट्स ले लेते हैं हम लोग। तो n का ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा, और ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, ये दोनों तो अल्टरनेट एंगल्स हैं, और ये एंगल थीटा है तो ये लीनियर पेयर से कर सकते हो। थीटा है 90 माइनस थीटा होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो ऊपर n cos थीटा आएगा, इधर n sin थीटा आएगा, इधर mg है, और fs का एक cos थीटा इधर आएगा, और fs का sin थीटा इधर आएगा। ठीक है, और कुछ नहीं, इधर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इधर बस। तो दोनों एक डायरेक्शन में इक्वेशन लिखते हैं। इसका इक्वेशन हो जाएगा एक n sin थीटा प्लस fs cos थीटा is equal to mass into centripetal acceleration। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को मैं v स्क्वायर बाय r लिख देता हूँ। उसी तरह से एक दूसरा इक्वेशन होगा इधर से, n cos थीटा माइनस fs sin थीटा इज इक्वल टू mg। डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा? n sin थीटा प्लस fs cos थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा माइनस fs sin थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg। अब हम चले थे क्या? मैक्सिमम v फाइंड करने के लिए। तो मैक्सिमम v के लिए मुझे इधर fs के साथ क्या करना पड़ेगा? तो जब fs बढ़ाऊंगा तो न्यूमरेटर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर कम होगा। न्यूमरेटर बढ़ेगा और डिनोमिनेटर कम होगा मतलब फ्रैक्शन बढ़ेगा। फ्रैक्शन बढ़ेगा मतलब v स्क्वायर बढ़ेगा। r और g तो कॉन्स्टेंट्स ही हैं, तो v स्क्वायर ही बढ़ेगा। तो v को बढ़ाने के लिए हमें fs को बढ़ाने की जरूरत है। तो v मैक्सिमम के लिए fs को लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर लिख देते हैं, म्यू इनटू n लिख देते हैं। ठीक है, तो n sin थीटा प्लस म्यू n cos थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा माइनस म्यू n sin थीटा इज इक्वल टू v मैक्सिमम हो जाएगा ये बाय r। ठीक है, अब इसमें से n कॉमन लेके कैंसिल कर लो,
ठीक है। इवन cos थीटा से n cos थीटा से सबको डिवाइड कर दो, सबसे अच्छा ये रहेगा, ठीक है। n cos थीटा से सबको डिवाइड कर दो, तो n cos थीटा से सबको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये tan थीटा बन जाएगा प्लस ये म्यू बन जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और n cos थीटा से तो यहाँ म्यू tan थीटा बन जाएगा। अब इसमें वैल्यूज पुट करके कर सकते हो आसानी से। तो v मैक्सिमम हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ आर जी, इधर tan थीटा प्लस म्यू, और इधर 1 माइनस म्यू tan थीटा। वैल्यूज पुट कर सकते हैं, मैक्सिमम स्पीड इससे मिल जाएगी, ठीक है। तो आर जी, आर है 20 और जी 200 हो जाएगा ना आर जी करके, और इधर से क्या आएगा, tan थीटा हाफ है, म्यू कितना है 0.4 है, ऊपर 0.9 हो गया, नीचे क्या आएगा 1 माइनस म्यू 0.4 और tan थीटा हाफ, तो 0.4 इंटू हाफ 0.2 हो जाएगा, ठीक है। तो v मैक्सिमम इज कुछ आ रहा है, ठीक है। यहाँ 0.8 है, ऊपर 0.9 है, मतलब 9/8 हो गया, 9/8 मतलब 25 इंटू 9 हो गया, मतलब 5 इंटू 3 15 हो जाएगा। हाँ, सेकेंड पार्ट में बस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, फ्रिक्शन का डायरेक्शन अपोजिट करना है बस, ठीक है, और कुछ नहीं उसमें। ठीक है, 19th क्वेश्चन है, एल लेंथ का और आर रेडियस का एक सर्कुलर आर्क है, तो मैं आर्क इस तरह से ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ब्रिज है तो ऐसा ही होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। ये सेम हाइट रहेगा दोनों साइड, ये आर हो जाएगा, और टोटल इस लेंथ, ये जो लेंथ है वो एल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इस थीटा की बात करूं तो थीटा हो जाएगा L/2R, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक L है तो ये आधा हो जाएगा L/2, अब आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस, ये एंगल हो जाएगा, तो L/2 डिवाइड बाय R थीटा हो जाएगा। What can its maximum velocity be for which the contact with the road is not broken at the highest point? यहाँ पर कांटेक्ट नहीं टूटना चाहिए, तो वो जो हमने किया था टॉप पर स्ट्रिंग वाला, कि टॉप पर मिनिमम वेलोसिटी कितनी आएगी, तो वही यहाँ पर है, सेम कॉन्सेप्ट। अब ये इधर जा रहा है V से, इस पॉइंट पर इसके पर फोर्सेस क्या क्या होंगे, ग्रेविटी का एक फोर्स हो जाएगा mg, नॉर्मल फोर्स एक हो जाएगा, ठीक है। अब v स्पीड से जा रहा है तो सेंट्रिपिटल फोर्स भी, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी नीचे आएगा, कितना आएगा v²/r आ जाएगा। तो अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ तो क्या लिखूंगा, mg माइनस n इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ से n मिल जाएगा
कितना हो जाएगा n? ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं, चलो ठीक है। मुझे v की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है, इधर से सोच लेते हैं। मुझे v की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो n की मिनिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो mg माइनस n की मिनिमम वैल्यू जब हम रखेंगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी। और नॉर्मल फोर्स की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? अगेन 0। नॉर्मल फोर्स मिनिमम 0 हो सकता है, तो नॉर्मल फोर्स मिनिमम 0 हो गया, हो गया। तो v max will be equal to square root of rg again. अब if the motorcycle goes at speed 1 by root 2 times, मतलब square root of rg by 2 से जा रहा है, तो वो रोड से कांटेक्ट कहाँ छोड़ देगा, और कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, ये भी ध्यान रखना है। तो बी में मान लेता हूँ कि यहाँ पर कांटेक्ट लूज कर रहा होगा इस पॉइंट पर, यहाँ पर कुछ एंगल हो जाएगा, क्या चाहिए, वेयर विल इट लूज द कांटेक्ट, एंगल ही चाहिए और क्या। तो यहाँ मान लो कांटेक्ट लूज हो रहा होगा, इस पॉइंट पर फोर्सेस क्या क्या होंगे, एक नॉर्मल फोर्स इधर हो जाएगा, और mg के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, तो mg इधर है, mg cos थीटा इधर हो जाएगा, और mg sin थीटा इधर हो जाएगा, ठीक है। और वेलोसिटी इधर ही कुछ होगी, तो एक्सेलरेशन तो सेंट्रीपिटल इधर ही होगा, ठीक है, ac इधर ही होगा। एक 80 भी हो सकता है, लेकिन उसमें दिया हुआ है कांस्टेंट स्पीड, तो हम 80 नहीं लेंगे, ठीक है। तो ac हो गया, mg sin थीटा हो गया। अब 80 को मतलब ग्रेविटी का ही तो mg sin थीटा, उसको कैंसिल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए था, कोई फोर्स होगा, मेंशन नहीं किया हुआ है कौन सा फोर्स है, हम नहीं कंसिडर करते, बट कोई फोर्स है। अब जो सेंट्रीपिटल डायरेक्शन है उधर अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ, सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में इक्वेशन क्या होगा, mg cos थीटा माइनस एक n हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बाई r। v कितना लेना है हमें, दिस इनटू 1 बाई रूट 2, ठीक है। तो लिख लेते हैं m इंटू वी स्क्वायर बाई रूट 2, सॉरी v स्क्वायर बाई r है, और v स्क्वायर इसका बाई रूट 2 करना है, तो आर जी बाई 2 हो गया वी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। तो अब n कितना लिखे हम, नहीं, कांटेक्ट लूज करना है तो n तो 0 ही हो जाएगा ना, फॉर लूजिंग कांटेक्ट n इज इक्वल टू 0 हो गया, तो क्या आया, mg cos थीटा इज इक्वल टू, इधर से mg बाई 2 आया, तो इसका मतलब cos थीटा हाफ हो गया, थीटा 60 डिग्री, तो वर्टिकल से 60 डिग्री पर कांटेक्ट लूज होगा अगर वेलोसिटी स्क्वायर रूट ऑफ आर जी बाई 2 लिया गया। अच्छा, इन्होंने डिस्टेंस लिखा है, तो एंगल अगर हम पाई बाई 3 ले लेते हैं तो डिस्टेंस वो आ जाएगा, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट से डिस्टेंस पाई आर बाई 3 लिया गया है, तो आर इंटू थीटा, आर्क लेंथ आर इंटू पाई बाई 3 एंगल हमारा आया, तो आ जाएगा उससे। सी, इसमें क्या फाइंड करना था, what maximum uniform speed can it maintain on the bridge if it does not lose contact anywhere on the bridge। तो ब्रिज पर कहीं भी कांटेक्ट नहीं लूज करना है, इसके लिए हम क्या करते हैं, बाउंड्री कंडीशन ले लेते हैं, एकदम एंड में यहाँ पर जाके, जैसे यहाँ से पार करेगा, क्रॉस होगा तो कांटेक्ट लूज होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस पॉइंट पर ले लेते हैं कांटेक्ट लूज होता हुआ, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा तो ये वाला एंगल लेना पड़ेगा, अच्छा 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 अच्छा, गड़बड़ हो गई, चलो ये थीटा मैंने यूज कर लिया, थीटा ये वाला है इसका मतलब, तो इसको मैं थीटा नॉट कर देता हूँ, ठीक है, थीटा नॉट ऐसा रहेगा, ये जो बड़ा वाला एंगल था थीटा नॉट कर दिया मैंने, इसको थीटा लेके सॉल्व कर दिया। तो ये
इधर से क्या क्या फोर्सेस जाएंगे, एक mg का कंपोनेंट हो जाएगा इधर mg cos थीटा नॉट, ठीक है, और mg का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा mg sin थीटा नॉट, ठीक है। और क्या करना है, नॉर्मल फोर्स एक इधर हो जाएगा और एक v है तो सेंट्रीपिटल इधर की तरफ हो जाएगा, ठीक है, AC इधर की तरफ हो जाएगा। अब यहाँ पर कांटेक्ट लूज करना है जस्ट, तो v कितना होगा ऐसा पूछा गया है, ठीक है, यहाँ पर एग्जैक्टली जस्ट कांटेक्ट लूज करना है तो v कितना, तो सेंट्रीपिटल के अलॉन्ग देखोगे इक्वेशन इसी के जैसा रहेगा ना, इसी के जैसा, तो mg cos थीटा नॉट माइनस n ऐसा रहेगा, mg cos थीटा नॉट माइनस n इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, और v अभी मैं मान लेता हूँ मुझे फाइंड ही करना है, ठीक है, तो इस तरह का इक्वेशन दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ भी क्या करना है, n को 0 रखना है, करेक्ट, v की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, क्या है, अच्छा ठीक है, तो बिल्कुल वहां पर कांटेक्ट लूज कर रहा है, तो लूजिंग कांटेक्ट n विल बी 0 अगेन, तो यहाँ से v स्क्वायर आ जाएगा, v स्क्वायर कितना आ जाएगा, स्क्वायर v स्क्वायर है तो नहीं आएगा, आर जी कॉस थीटा नॉट ये आ जाएगा, ठीक है, तो v इज स्क्वायर रूट ऑफ आर जी कॉस थीटा नॉट, कॉस थीटा नॉट कितना है वो यहाँ है, ठीक है, L/2R, तो ऐसा हो जाएगा 19 कहाँ है, GR cos L/2R, ठीक है। A car goes on a horizontal circular road of radius r, the speed increasing at a constant rate is the friction coefficient, ठीक है, फ्लैट रोड है, find the speed at which the car will skid, तो इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है ना कुछ, हाँ, और सेंट्रीपिटल तो होगा ही, स्पीड है तो, तो 20th ठीक है, एक सर्कुलर रोड है मान लेते हैं, रेडियस दिया हुआ है r, और कार है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर होगा वो दिया हुआ है a, और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन a, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर होगा, उसको मैं लिख दूंगा v स्क्वायर बाई r किसी भी इंस्टेंट पर, और क्या क्या फोर्सेस होंगे, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इसका, दो तरफ तो एक्सेलरेशन है तो उधर कोई ना कोई फोर्स तो रहेगा, कौन सा फोर्स होगा उधर, और वर्टिकल डायरेक्शन में एक फोर्स हो जाएगा, मैं ऐसे ले लेता हूँ mg, और वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड हो जाएगा फोर्स n, तो मैं लिखूंगा n इज इक्वल टू mg, एक तो हो जाएगा इक्वेशन वर्टिकल डायरेक्शन में। अब हॉरिजॉन्टल में क्या क्या होगा, तो हॉरिजॉन्टल में दो एक्सेलरेशन तो दिख रहा है मुझे, एक्सेलरेशन टेंजेंशियल और एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल, तो दोनों के अलॉन्ग कोई कोई फोर्स होगा, कौन सा फोर्स हो सकता है गाड़ी पर हॉरिजॉन्टल में, तो गाड़ी पर फोर्स बस सरफेस ही लगा रहा होगा, रोड ही लगा रहा होगा, तो रोड ने एक कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल फोर्स लगाया, रोड ने ही एक और कॉन्टैक्ट फोर्स लगाया होगा फ्रिक्शन, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, रोड दो ही फोर्स लगा सकता है, फ्रिक्शन या नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, तो फ्रिक्शन लगा रहा होगा। अब वो फ्रिक्शन किधर होगा,
तो फ्रिक्शन होगा इधर, ठीक है, फ्रिक्शन होगा बीच में, स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रही, ठीक है, बीच में होगा। और इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक ये वाला Ft और एक ये वाला Fc, सेंटर की तरफ एक फोर्स और टेंजेंशियल एक फोर्स, दोनों इसी के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। ये रिजल्टेंट है, नेट फ्रिक्शन इधर रहेगा। तो एक इक्वेशन में लिखूंगा F टेंजेंशियल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन टेंजेंशियल A। एक और मैं लिखूंगा F सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, हाँ V के टर्म्स में लिखना है, तो V स्क्वायर बाई R, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, नेट फ्रिक्शन फाइंड करना है। तो मैं क्या करूं, इन दोनों कंपोनेंट्स को ऐड एंड स्क्वायर कर देता हूं। तो F स्क्वायर विल बी Fs स्क्वायर विल बी इक्वल टू Ft स्क्वायर प्लस Fc स्क्वायर। दोनों कंपोनेंट्स को मैं ऐड करूंगा इसी तरह से, तो Fs मिलेगा, Fc स्क्वायर, मतलब क्या हुआ, तो m स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एक a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ से v रेज टू पावर 4 बाई r स्क्वायर हो जाएगा। और v को मैं क्या लिखूंगा, अच्छा एक मिनट, उन्होंने पूछा है कि क्या स्पीड होगी जब वो स्किड करने लगेगा। तो शायद कुछ और सोच सकते थे। ठीक है, तब ऐसे रहने देता हूँ, कुछ पुट नहीं करता हूँ, ठीक है, v स्क्वायर बाई r ही रहने देता हूँ, का स्क्वायर, सो 4 ऐसा हो जाएगा, 4 v स्क्वायर बाई r का होल स्क्वायर। तो ये हो गया Fs स्क्वायर, ठीक है। तो अब Fs क्या होता है, फॉर नॉट स्लिपिंग, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसको क्या होना चाहिए, लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन होना चाहिए, या एट मोस्ट इक्वल हो सकता है स्लिप नहीं करने के लिए। तो Fs तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, मैं स्क्वायर कर लेता हूँ दोनों साइड इसमें भी। Fs स्क्वायर तो मुझे यहाँ से मिल गया m स्क्वायर a स्क्वायर प्लस p रेज टू पावर 4 बाई r स्क्वायर, और F लिमिटिंग मुझे मिलेगा म्यू इंटू एन करके, मतलब म्यू इंटू एम जी, स्क्वायर कर रहा हूँ तो म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से ये फाइंड कर लो, b रेज टू पावर 4 बाई r स्क्वायर, तो v फाइंड करना है, तो v स्क्वायर बाई r स्क्वायर, v रेज टू पावर 4 बाई r स्क्वायर इज हो जाएगा म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, स्पीड v, ठीक है। तो v विल बी इक्वल टू, एक तो म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, और इसका पावर 1/4 हो जाएगा। (21) A block of mass m is kept on a horizontal ruler. The friction coefficient between the ruler and the block is mu. The ruler is fixed at one end and the block is at a distance L from the fixed end. Ruler is rotated on a fixed end and horizontal fixed end. What can the maximum angular speed be for which the block does not slip? If the angular speed of the ruler is uniformly increased from 0 at an angular acceleration alpha, at what angular speed will the block slip? ठीक है, तो 21 का जो B है वो अभी मैंने किया वैसा ही है, एग्जैक्टली
बस इसमें v स्क्वायर बाई आर की जगह ओमेगा स्क्वायर आर पुट करके सॉल्व करना है, ठीक है, ट्रायंगुलर स्पीड मिल जाएगा। बाकी सब सेम करना है, 21 के बी में भी यही काम करना है, बस v स्क्वायर बाई आर है उसकी जगह ओमेगा स्क्वायर आर डाल के पुट करके सॉल्व कर लेना। ठीक है, 21 के बाद क्या है, 26। What is the radius of curvature of a parabola traced out by the projectile in the previous problem at a point where the particle velocity makes an angle theta by 2 with the horizontal? Okay. ये पैराबोला है मान लेते हैं, यहाँ पर एंगल थीटा है, तो कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा जहां पर एंगल वेलोसिटी वेक्टर का थीटा बाई 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर v है वेलोसिटी, मान लो यहाँ पर u था, और इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो v है पहले तो ये फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये फाइंड करना बहुत आसान होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों पॉइंट पर बराबर होगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसी भी प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर जगह बराबर होती है। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं v cos थीटा बाई 2 हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब v मिल गया मुझे, कितना मिला, u cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा बाई 2। तो स्पीड मिल गया इस पॉइंट पर। अब यहाँ पर जो ग्रेविटी का फोर्स है, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है, वो इधर है। तो इसके दो कंपोनेंट्स लेंगे हम लोग, एक नॉर्मल डायरेक्शन में और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में। जी का एक कंपोनेंट इधर, ये थीटा बाई 2 है, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो इधर आ जाएगा जी कॉस थीटा बाई 2, ठीक है, और इधर आ जाएगा जी साइन थीटा बाई 2। मैं जी के जो भी एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन जितना भी है, उसके कंपोनेंट्स ले रहा हूँ, ठीक है। एक नॉर्मल डायरेक्शन में लिया और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में लिया। तो जो नॉर्मल डायरेक्शन में है उधर का एक्सेलरेशन हम कैसे लिखते हैं, नॉर्मल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन को हम v स्क्वायर बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर लिख सकते हैं। तो नॉर्मल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना होगा, g cos थीटा बाई 2, v यहाँ पर जो स्पीड है वो ये है, तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय g नीचे, और cos क्यूब थीटा बाई 2 हो जाएगा, दिया है। सही लग रहा है, ठीक है। तो इसमें एक मिस्टेक होता है कई बार कि हम लोग वेलोसिटी के कंपोनेंट्स ले लेते हैं और एक्सेलरेशन पूरा ले लेते हैं, या फिर वेलोसिटी सही लेते हैं लेकिन एक्सेलरेशन पूरा ले लेते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम होती है, हमें वेलोसिटी पूरी लेनी है, स्पीड लेनी है, इनफैक्ट स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है, बस ये लेना होता है।
फुल एक्सेलरेशन नहीं लेना होता है। Hmm. 27 ये 26 हुए। 27 block of mass m moves on a horizontal circle against the wall of a cylindrical room of radius r. The floor of the room on which the block moves is smooth, but the friction coefficient between the wall and the block is mu. ठीक है, और the block is given an initial speed v0 as a function of the speed, right? Normal force by the wall on the block, the friction force by the wall on the block, and the tangential acceleration of the block. Integrate to obtain the speed of the block after one revolution. ठीक है, तो देखो ये मान लो वॉल होगा सर्कुलर और इस पर एक ब्लॉक प्रेस किया हुआ है हमने, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, वर्टिकल परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ठीक है। तो वर्टिकल अपवर्ड एक नॉर्मल फोर्स होगा और डाउनवर्ड एक ग्रेविटी का फोर्स होगा। अलोंग द प्लेन में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल में वॉल से एक नॉर्मल फोर्स और आ रहा होगा, और क्या फोर्स होगा, तो अगर ये इधर जा रहा है, मान लो इसकी वेलोसिटी इधर है कुछ v, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन आ रहा होगा, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा ये म्यू इनटू एन डैश, क्योंकि ये वॉल से आ रहा है फ्रिक्शन तो वॉल के नॉर्मल फोर्स पर डिपेंड करेगा। फ्लोर स्मूथ है तो फ्लोर का नॉर्मल फोर्स पर डिपेंड नहीं करेगा फ्रिक्शन, ठीक है, फ्लोर पर फ्लोर से फ्रिक्शन नहीं लगेगा, इस नॉर्मल के करस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्शन लगना चाहिए वो नहीं लगेगा क्योंकि फ्लोर स्मूथ है। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स है, पहले तो एन डैश फाइंड करते हैं। तो अगर ये इधर जा रहा है v से तो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होगा, सर्कल के सेंटर की तरफ, कितना होगा v²/r होगा। फिर एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर कुछ हो जाएगा 80 मान लो, जो कि v के अपोजिट डायरेक्शन में, तो v²/r एन डैश ये हो जाएगा एन डैश, एक ही फोर्स है इधर, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और दूसरा इधर हो गया एफ के, जिसको मैं म्यू इनटू एन डैश लिखूंगा, तो म्यू इनटू एन डैश विल बी इक्वल टू मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, एन डैश हटा देते हैं मान लो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 80 विल बी इक्वल टू म्यू टाइम्स v²/r। अब इसी में दिया हुआ है तो सब हमने फाइंड किया, नॉर्मल फोर्स फाइंड किया वॉल से, ए हो गया, बी में हमने फ्रिक्शन फोर्स फाइंड किया, म्यू से बस मल्टीप्लाई कर दो उसको, और सी में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड किया, ये हो गया। ये नेगेटिव होगा, डिसेलरेशन होगा क्योंकि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, ठीक है, तो एक्चुअली ये डिसेलरेशन होगा। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को क्या लिखना है, हमें एक रिवॉल्यूशन के बाद का स्पीड चाहिए, तो ए को मैं लिखूंगा v/dv/ds, लेकिन डायरेक्शन क्योंकि अपोजिट है इसलिए मैं माइनस डाल दूंगा म्यू v²/r, इस तरह से एक v कैंसिल कर लेते हैं, तो dv/v इज इक्वल टू μ/r कॉन्स्टेंट, ds इधर जाएगा और एक माइनस साइन आ जाएगा, माइनस इधर ही रख देता हूँ। जब 0 था तो वेलोसिटी इनिशियल v0 दी गई थी, एक रिवॉल्यूशन के बाद डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा 2πr हो जाएगा,
एक रिवॉल्यूशन के बाद डिस्टेंस 2 पाई आर, तो एक रिवॉल्यूशन के बाद स्पीड कितनी, तो ये आ जाएगा log ऑफ v अपॉन v नॉट, इंटीग्रेट करके इधर से क्या आएगा माइनस म्यू बाय आर इंटू डिस्टेंस 2 पाई आर। ठीक है, तो v by v naught will be equal to e raised to power minus 2 pi mu, मतलब v is v naught into e raised to power minus 2 pi mu, ये हो जाएगा स्पीड। Table with smooth horizontal surface is fixed in a cabin that rotates with a uniform angular speed omega in a circular path of radius r, smooth groove of length L is made on the surface of the table. Groove makes an angle theta with the radius OA of the circle in which given a small particle is kept at the point A. तो इसमें हम क्या करते हैं, रोटेटिंग फ्रेम से सॉल्व करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा के। ग्राउंड फ्रेम से इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम लोग रोटेटिंग फ्रेम से सॉल्व करते हैं। तो जब पार्टिकल मान लो यहाँ होगा किसी पॉइंट पर, उस पर फोर्सेस क्या क्या लग रहे होंगे इस पार्टिकल पर। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो नॉर्मल फोर्स मतलब ग्रेविटी नहीं इधर इस प्लेन में लगाएंगे हम लोग। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ही है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या क्या फोर्सेस, ग्रेविटी अगर मुझे लगाना भी है तो मैं इधर लगा देता हूँ, एक नॉर्मल फोर्स ऐसा हो जाएगा, एक ग्रेविटी इधर हो जाएगी वर्टिकल प्लेन में, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो इसमें क्या क्या होगा, तो इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा इधर की तरफ, कितना हो जाएगा m इंटू ओमेगा स्क्वायर r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और क्या हो जाएगा, एक इससे और नॉर्मल फोर्स इधर आएगा, उसको मैं एन डैश मान लेता हूँ, इसके नीचे वाले वॉल से, ये वाले जो वॉल है उससे एन डैश एक और आ जाएगा, और जो एक्सेलरेशन होगा रिलेटिव वो इधर हो जाएगा। ठीक है, ए रिलेटिव इधर हो जाएगा। तो ये जो ए रिलेटिव है उसके लिए हम क्या करेंगे, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा इधर ले लेंगे, इसके कंपोनेंट्स ले लेंगे दोनों, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा इधर, एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा इधर, तो एन डैश विल बी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। ठीक है, रोटेटिंग फ्रेम से जाने के बाद ये रेस्ट में दिखेगा। ठीक है, तो ये है विथ रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग फ्रेम, तभी मैंने स्यूडो फोर्स बनाया है, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है एक स्यूडो फोर्स है, रोटेटिंग फ्रेम से दिखेगा, ग्राउंड फ्रेम से नहीं दिखेगा, लेकिन रोटेटिंग फ्रेम से हमें ये भी रेस्ट में दिखेगा, तो ये अब रेस्ट में दिख रहा है, ये एक स्यूडो फोर्स है, इसके एक कंपोनेंट इधर ले सकते हैं जिसमें एन डैश विल बी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा, और इसका दूसरा कंपोनेंट इधर होगा, उसके लिए मैं लिखूंगा एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, और उधर एक ही फोर्स है, विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आ गया। अब रिलेटिव में, रिलेटिव मतलब रोटेटिंग फ्रेम से रिलेटिव,
डिस्प्लेसमेंट कितना एल लेना है इधर, तो एल इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो एल इज इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा टी स्क्वायर, तो टी इज 2l divided by omega square r cos theta square root। ध्यान रखना कि रोटेटिंग फ्रेम से मोशन हो रहा है, इसलिए एक और फोर्स आता है, तो इसमें नॉर्मल फोर्स हमसे नहीं पूछा जाता। नॉर्मल फोर्स बस यही नहीं होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा, एक और नॉर्मल फोर्स होगा जिसके बारे में हमें पढ़ना नहीं है। कोरियोलिस फोर्स करके एक और फोर्स आता है, वो हमें नहीं पढ़ना है, तो उसके नाम के बारे में भी मत सोचना। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस में नॉर्मल फोर्स फाइंड करना नहीं आएगा, क्योंकि वो फिर उसके बिना नहीं हो पाएगा, तो हम सही सही फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 29th। इसमें भी हमें रोटेटिंग फ्रेम से करना पड़ेगा। कार मूविंग at a speed of 36 km per hour is taking a turn on a circular road of radius r is equal to 50 meter. Small wooden plate is kept on the seat with its plane perpendicular to the sun, ठीक है। The friction coefficient between the block and the plate is this, and a normal contact forces on the plate on the slow it down. (29) इसमें एक कार है और यहाँ सीट पर एक इस तरह से प्लैंक है समझ लो, और इस प्लैंक के इस साइड में एक ब्लॉक है। तो इस ब्लॉक पर फोर्सेस क्या क्या होंगे, तो ये जो खुद इधर जा रहा है, उसका स्पीड भी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड से, और रेडियस दिया हुआ है 50 मीटर, ठीक है। तो इस पर एक इधर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, एफ सेंट्रीफ्यूगल, जो कि हो जाएगा m v स्क्वायर बाय r, और इससे एक और फोर्स इधर लग जाएगा नॉर्मल फोर्स, जो कि हमें फाइंड करना है, हॉरिजॉन्टल नॉर्मल फोर्स। और वर्टिकल में भी कुछ फोर्सेस होंगे, वो कंसीडर नहीं करते हैं अभी, हम बस यहाँ से ये लिखेंगे n इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, दैट्स ऑल। मास कुछ होगा ही दिया हुआ है, .1, ठीक है। 0.1 वी स्क्वायर कितना है, 10 का स्क्वायर है, रेडियस 50, 100 बाय 50 2 इंटू 0.1, 0.2 न्यूटन, ये नॉर्मल फोर्स होगा इससे, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा टेढ़ा करते हैं, ठीक है। तो प्लैंक को अगर मैं टेढ़ा कर देता हूँ, इस चीज को अगर मैं टेढ़ा करता हूँ, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अभी भी इधर ही आ रहा होगा। अब मान लेते हैं एंगल किससे चाहिए मुझे, वैसे एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेट एंड द रेडियस ऑफ द रोड। तो रेडियस ऑफ द रोड तो यही वाला है, और नॉर्मल टू द प्लेट ये वाला, तो ये वाला एंगल थीटा लेके चलना है। नॉर्मल फोर्स अब इधर आएगा, ठीक है। और अब क्या होगा, तो इसके एक कंपोनेंट, इधर वाले कंपोनेंट जो साइन थीटा कंपोनेंट, उसके कारण इसकी टेंडेंसी होगी कि इधर जाए, तो फ्रिक्शन उसको रोकने के लिए इधर आएगा,
पूछा गया है किस एंगल पर जस्ट स्लिप होने लगेगा, तो जस्ट स्लिप के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन ले लेते हैं। तो मैं लिखूंगा इक्वेशन एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू, क्योंकि अभी भी स्लिप नहीं कर रहा है, जस्ट स्लिप करने वाला है, तो एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा, और इधर वाले के लिए नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा। डिवाइड कर लेते हैं, तो एफ लिमिटिंग बाय एन मतलब ये हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू, इधर से क्या आएगा tan थीटा। ठीक है, अब tan थीटा कितना आ गया म्यू एस इज 0.58, 0.58 होता है 1/√3, तो इसका मतलब थीटा 30 डिग्री होगा। और क्वेश्चन कुछ आया था शायद, ऑब्जेक्टिव 1 क्वेश्चन नंबर 14। एक क्वेश्चन है, मैं मिस कर गया हूँ शायद उस समय, हाउ डिड यू गेट tan थीटा एज 1/2, तो ये उसका पार्ट है जो बैंकिंग ऑफ रोड वाला था। तो उसमें शुरुआत में ही मैंने लिखा था एक फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू, सॉरी वी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ आर जी tan थीटा। वी नॉट ऑप्टिमम स्पीड है जिसके लिए बैंक किया गया है, ठीक है, तो उसमें वी नॉट की वैल्यू दी हुई थी, आर रेडियस की वैल्यू दी हुई थी, उससे मैंने tan थीटा फाइंड किया था। ठीक है, वी नॉट इज इक्वल टू आर जी tan थीटा। Objective 1 question 14, rod of length L is pivoted at one end and is rotated with a uniform angular velocity on horizon. ठीक है, अभी देखो न्यूमेरिकली हम फाइंड नहीं कर पाएंगे इस समय जितना हमने पढ़ा है उससे, ठीक है, अगर अभी फाइंड करना चाहते हो तो इंटीग्रेशन से होगा, बट इसमें फॉर्चुनेटली बस पता करना है बराबर होगा कि बड़ा होगा कि छोटा होगा। ठीक है, तो हम कर लेते हैं, एक रॉड है एल लेंथ का, यहाँ पिवट है और हॉरिजॉन्टली इस तरह से घूम रहा है मान लो, तो T1 है L/4 पर यहाँ, और T2 है 3/4 अवे मतलब यहाँ। तो कहाँ पर टेंशन ज्यादा हो, ठीक है, तो टेंशन कहाँ ज्यादा होना चाहिए सोचने वाली बात है। तो ये जो T2 है, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, इसका बाहर वाले कितना L/4 लेंथ का, तो इस पर यहाँ से T2 लग रहा होगा, ठीक है। अब इसका मास कितना होगा, ये L/4 लेंथ है, तो इसका मास कितना होगा m/4 मास हो जाएगा, ठीक है, मास कम है इसका और ये घूम रहा है। और
उसके अलावा देखो यहाँ से इसका डिस्टेंस भी ज्यादा है, ठीक है, पिवट से इसका डिस्टेंस भी ज्यादा है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस भी बड़ा आएगा इसका, ठीक है, तो रेडियस भी इसका ग्रेटर है। अब यहां से देखते हैं, ठीक है, इस पार्ट के फ्री बॉडी डायग्राम को देखते हैं। इस पार्ट का मतलब कितना, 3l/4 लेंथ, 3l/4 लेंथ इधर से देखते हैं। अब इतने का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ तो इस पर यहाँ से ये वाला जो रॉड है वो इधर से पुल कर रहा होगा T1 टेंशन से। इसका लेंथ लिया मैंने कितना, 3l/4, और इसका मास कितना हो जाएगा फिर, 3m/4 मास हो जाएगा इसका, ठीक है। 3/4 रॉड अगर इतना लिया हुआ है मैंने, तो 3/4 रॉड लूंगा तो 3/4 मास भी आएगा, तो मास भी इसका 3m/4 हो गया, इसका मास ज्यादा है, करेक्ट। और इसका जो डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस थोड़ा छोटा आएगा बट उतना भी बहुत ज्यादा छोटा नहीं आएगा। तो क्योंकि मास बहुत ज्यादा है, रेडियस से अगर कंपेयर करने जाऊंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ अभी के लिए। अभी बस इतना ही समझो कि मास इसका बहुत ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो इसका मतलब टेंशन ज्यादा होगा। इसको घुमाने के लिए ये टेंशन काम कर रहा है और इसको घुमाने के लिए ये टेंशन काम कर रहा है, तो ये टेंशन क्या रहेगा, कम रहेगा, ये टेंशन ज्यादा रहेगा। सबसे ज्यादा टेंशन यहाँ पिवट के पास रहेगा और यहाँ पर टेंशन 0 रहेगा जैसे जैसे अंदर आओगे। अगर फाइंड करना चाहते हो एग्जैक्टली अलग अलग पॉइंट पर कितना टेंशन है, ठीक है, तो उसके लिए इंटीग्रेशन करना पड़ता है, मैं कर देता हूँ। चलो अभी जितना सीखा है हमने उसके लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, 1-2 चैप्टर सीख जाओगे तो बिना इंटीग्रेशन का भी हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास अगर हम अच्छे से सीख जाएंगे तो उसके बाद बिना इंटीग्रेशन का भी हो जाएगा। तो हाँ ध्यान दो, मैंने क्या किया, मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, मुझे टेंशन T2 चाहिए तो मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, उस पर एक्सटर्नल फोर्स T2 हो जाएगा, जो बाकी का रॉड है वो लगाएगा। तो क्योंकि मुझे T2 फाइंड करना है तो मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, इसके लिए T2 एक्सटर्नल फोर्स होगा, ठीक है। T2 फाइंड करने के लिए T2 को एक्सटर्नल फोर्स की तरह देखना है, और T2 एक्सटर्नल फोर्स किस पर होगा, इस पर एक्सटर्नल फोर्स बनेगा ना वो। अगर मैं पूरा ही रॉड ले लूंगा तो T2 इंटरनल हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से मुझे T1 फाइंड करना है तो T1 को एक्सटर्नल फोर्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। और T1 एक्सटर्नल फोर्स कब बनेगा, जब इसके इधर वाले को ही मैं फ्री बॉडी डायग्राम में लूंगा, तो T1 एक्सटर्नल फोर्स बन जाएगा, इसलिए मैंने इस तरह से BD लिया है, ठीक है। ये तो हो गया एक क्वालिटेटिव कंपैरिजन कह सकते हो, बट ये फुल प्रूफ नहीं है, तो मैं इंटीग्रेशन करके फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। बट उसमें हमें ये एज्यूम करके चलना पड़ेगा कि यहाँ पर टेंशन 0 होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। और लॉजिकली वहां पर क्यों टेंशन 0 होना चाहिए, सोचो। होपफुली इंटीग्रेशन में अब तक बहुत अच्छा हो चुके होगे, ठीक है। तो x ये है, मैंने रॉड के बाहर वाले एंड से, पिवट है, बाहर वाले एंड से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट मास लिया है, जिसका लेंथ पॉइंट मास है तो लेंथ बहुत छोटा होगा, उस लेंथ को मैंने dx लिया, ठीक है। उसका मास कितना होगा, तो मास भी बहुत छोटा होगा, ठीक है। तो dm इसका मास मान लेते हैं, dm हो जाएगा इसका मास, ठीक है। कितना मास हो जाएगा वो, तो मास पर यूनिट लेंथ को मैं लैम्डा ले रहा हूं अभी, ये मास पर यूनिट लेंथ है इनटू dx, ठीक है। यहाँ पर लैम्डा इज मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब ये जो dm पार्टिकल है वो क्या कर रहा होगा, तो यहाँ से हो गया, ये कितना बचा l ना, टोटल l था, तो ये l माइनस एक्स बचा, ये वाला लेंथ, ठीक है, ये l माइनस एक्स बचा, तो इसका रेडियस हो गया l माइनस एक्स, जिसमें ये पॉइंट मास dm घूम रहा होगा, रिवॉल्व कर रहा होगा, उसका रेडियस क्या हो गया l माइनस एक्स। तो इसका इक्वेशन बनाते हैं, इस पर नेट फोर्स क्या क्या है। तो ऐसा हम मान लेते हैं कि एंड से x डिस्टेंस पर टेंशन T होगा
और x प्लस डी एक्स डिस्टेंस पर यहाँ पर टेंशन बदल रहा होगा, तो t प्लस डी टी हो जाएगा इधर टेंशन। तो मान लो कि x डिस्टेंस पर t टेंशन, x प्लस डी एक्स डिस्टेंस पर t प्लस डी टी टेंशन। ठीक है, तो यहाँ पर टेंशन हो जाएगा t, मतलब इसको पुल कर रहा होगा इधर का टेंशन t से, और इसको इधर का टेंशन पुल कर रहा होगा t प्लस डी टी से। ठीक है, इधर का टेंशन कौन लगा रहा होगा इस पर, ये जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ रॉड है, और इधर का टेंशन कौन लगा रहा होगा, ये जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ रॉड इधर है। दोनों साइड से इस पर फोर्स आ रहा होगा, एक साइड से t, एक साइड से t प्लस डी टी। t और t प्लस डी टी की मैंने कैसे लिया, तो लेट एट डिस्टेंस x टेंशन इज t एंड एट डिस्टेंस x प्लस dx टेंशन इज t प्लस dt। हमेशा इसी तरह से अज्यूम किया जाता है। अब बताओ इस पर नेट फोर्स क्या हुआ, इधर से t प्लस डी टी, इधर से t, तो नेट फोर्स तो dt ही बचा। तो नेट फोर्स dt will be equal to mass into centripetal acceleration, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर रेडियस। अब रेडियस क्या हो गया इस पार्टिकल का, ये जो सर्कल में ऐसे जाएगा उसका रेडियस 12 माइनस एक्स ही लिखेंगे। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर इन 12 माइनस एक्स, ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब हम दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन इंटीग्रेट करने से पहले डीएम की वैल्यू पुट करेंगे। तो dt इज इक्वल टू लैम्डा आएगा कांस्टेंट, ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट, dx इधर आ जाएगा l माइनस एक्स इंटू dx हो जाएगा। इंटीग्रेट करते हैं। अब x को जब जीरो रखेंगे तो टेंशन भी जीरो होगा, इस एंड पर टेंशन जीरो होगा। क्यों जीरो होना चाहिए, क्योंकि इधर तो कुछ है ही नहीं जिस पर कोई फोर्स ये लगाएगा ना, ये किस पर फोर्स लगाएगा, यहाँ पर टेंशन मान लो कुछ t है, तो किस पर लगेगा फोर्स, या कौन लगाएगा, इधर तो कुछ है ही नहीं, तो इस एंड पर जीरो ही टेंशन होना चाहिए। तो जब x को जीरो पुट करेंगे, x जीरो यहीं पर होगा, यहीं से x मेजर कर रहे हैं, और यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी l। तो x की वैल्यू l, नहीं नहीं नहीं, मुझे क्या फाइंड करना था ना, मुझे l पर थोड़ी फाइंड करना है, मुझे तो l/4 पर फाइंड करना था ना। यहाँ से l/4 पर t2 है, और यहाँ से 3l/4 पर t1, तो l/4 पर फाइंड करना था, या x पर फाइंड कर लेते हैं और बाद में वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो x कर लेता हूँ मैं, 0 से x। ठीक है, और x पर टेंशन कितना है वो फाइंड करना है। तो t इज इक्वल टू लैम्डा ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से l माइनस एक्स का इंटीग्रेट करना है, तो l इंटू एक्स हो जाएगा एक टर्म, l इंटू एक्स हो गया एक टर्म, माइनस x dx का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 लिख दिया। x पुट करेंगे इसमें तो यही आएगा, जीरो पुट करेंगे तो माइनस जीरो आ जाएगा, तो यही आएगा फाइनली। ठीक है, अब इसमें x की वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो t1 के लिए x हम पुट करेंगे 3l/4, और t2 के लिए x पुट करेंगे l/4, क्योंकि x हमने दूसरे एंड से लिया है इसलिए। तो t1 इसमें से हो जाएगा 3l/4 पुट करेंगे इसमें। ठीक है, तो लैम्डा ओमेगा स्क्वायर 3l/4 पुट करेंगे तो 3l²/4 हो जाएगा, माइनस इसमें x की जगह भी 3l/4 पुट करेंगे तो 9l²/16 और 2, तो 9l²/32। तो ये कितना आ रहा है फाइनली, 24 माइनस 9, 15l²/32। ठीक है, ये हो गया। अब इधर T2 फाइंड कर लेते हैं अलग से। तो T2 के लिए मुझे l/4 पुट करना है x की जगह। T2 हो जाएगा लैम्डा ओमेगा स्क्वायर, l/4 पुट करेंगे तो l²/4 हो जाएगा, माइनस l/4 पुट करेंगे तो l²/16/2, तो l²/32। तो अब ये कितना आएगा, तो 8 हो जाएगा, 8 माइनस 7/32 आ रहा है, 7l²/32। तो ये ग्रेटर रहेगा T1।
ठीक है, वेलकम।